अस्सलाम वालेकुम। आज जश्न आज़ादी है 14 अगस्त। आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है दो कौमी नज़रिया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और आज हम पाकिस्तान में आज़ाद मुमलिकत में सांसें ले रहे हैं। मैं 4 से 5 चीज़ों पे आज बातचीत करूँगा। सबसे पहले कि कैसे दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की आज़ादी का रूट कॉज है। नंबर 2 ये बात करूँगा कि सूफिया कराम का क्या रोल रहा इस दो कौमी नज़रियों को शुरू से हिंदुस्तान के अंदर वक़ू पज़ीर करने में। तीसरी बातचीत करूँगा कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी थीं जिन्होंने दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ एक कौमी नज़रिए को वक्तन फ़ौरवक्तन बर सग़ीर में राइज करने की कोशिश की और फिर उनको किन लोगों ने शिकस्त फाश दी। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों को शिकस्त होती है तो अंग्रेज़ और हिंदू ये दोनों मिलके कैसे मुसलमानों को हर तरह की अबतर हालत तक पहुंचाने की कोशिश में मुलव्वस होते हैं। ये वो दौर है जिसमें मौलाना अहमद रज़ा ख़ान पैदा हुए 1856 से लेकर 1921 और तकरीबन इसी ही दौर में अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे। टू नेशन थ्योरी के बारे में जब मैं इससे रिलेट करूंगा तो एक चीज़ जो हमारे हर वक्त बैक ऑफ माइंड रहनी चाहिए कि एक ही तरीका था इन दोनों हजरात का टू नेशन थ्योरी को समझने में और दूसरी अक़वाम को समझाने के लिए, और वो था इश्क़ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आए बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब अरब की सरज़मीन से यहाँ पर आए तो दो कौमी नज़रिया उस दिन कायम हो गया। मिलिटरीली ये बात सही लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बाद का जो काम हुआ है, जो औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने किया है, वहाँ से दो कौमी नज़रिया सीमेंट हुआ सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर के अंदर। सूफिया कराम ने हर दौर में इस धरती का रुख किया और यहाँ पर इस्लाम की शमा को रोशन किया। चाहे हम गज़नवी की बैकअप सपोर्ट में सैयद अली हजवेरी को देखें, चाहे हम हज़रत शहाबुद्दीन गौरी की सपोर्ट में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को देखें, चाहे हम बहुत सारे सूफ़ी वॉरियर्स को देखें जिन्होंने यहाँ पर न सिर्फ कलम बल्कि तलवार के साथ भी दो कौमी नज़रिए को कायम करके रख दिया। जब भी कोई नज़रिया दुनिया में आता है तो उसके अगेंस्ट भी एक नज़रिया ज़रूर काम करने लगता है। इसी तरह दो कौमी नज़रिए के साथ भी हुआ। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं ईस्वी में सबसे बड़ा जो दो कौमी नज़रिया के अगेंस्ट एक नज़रिया आया था, जिसको एक कौमी नज़रिया भी कहा गया, वो था अकबर बादशाह का ज़माना, जिसने दीन इलाही नाम की एक चीज़ बनाई थी। बेसिकली अकबर बादशाह हिंदुओं के साथ एक सुलह कुल की कैफियत में थे। वो चाहते थे कि अच्छे मरासिम रहें, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उसने शेप लिया दीन इलाही का। बैराम खान के साथ मिलकर अकबर खान ने यकीनन एक अच्छी सल्तनत कायम की, लेकिन बिकॉज ऑफ दीन इलाही बहुत सारी खुराफात इस खत्ते में शुरू भी अकबर के ज़माने में दीन इलाही के थ्रू हुई। दीन इलाही में जो कुछ चीज़ें हुई उनमें सबसे पहली चीज़ थी कि इतवार को मुक़द्दस दिन माना जाएगा, जुमे को नहीं। सूअर, चीता और शेर के गोश्त को हलाल कर दिया गया। शराब की ममानियत को ख़त्म कर दिया गया, शराब आम हो गई। और एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अज़ान और बाजमात नमाज, इसको भी काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया। एक और चीज़ जो दीन इलाही के ज़माने में की गई वो ये कि काउ स्लॉटर यानी गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी गई। ये वो चीज़ें थीं जिनसे माशरे को इस तरह तरतीब दिया जा रहा था कि ये एक ही कौम है, यहाँ पर दो कौमें नहीं हैं। उसमें उसके बहुत सारे एक शातिर किस्म के वज़ीर भी शामिल थे, जिनमें से एक का नाम बीरबल था और यूसुफ ज़ई पठान जो कि दीन इलाही के बहुत सख्त मुखालिफ थे, उन्होंने ही बीरबल को यहाँ पर जहन्नुम वासिल किया था। पाकिस्तान में स्वाबी उस जगह का नाम है। और उसके बाद अकबर काफ़ी अफसुर्दा होकर अटक किले से वापस दिल्ली गया था। हम बात कर रहे थे एक ऐसे नज़रिए की जो कि दो कौमी नज़रिए के मुखालिफ था। उस वक्त कौन सा ऐसा मर्द मोमिन था जो अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और जहांगीर तक खड़ा रहा? वो थे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, जिन्होंने सऊबतों के पहाड़ उन पे तोड़े गए, लेकिन उन्होंने
अपने हिसाब से दो कौमी नज़रिए का पूरा दिफा किया। गाय के ज़िबा की पाबंदी की पूरी मुखालफत की, बल्कि आखिरी दौर में अपने बादशाह जहांगीर से खुद गाय ज़िबा करवाई ताकि लोगों में ये मुमानियत का कॉन्सेप्ट जो अकबर बादशाह के ज़माने में राइज हुआ था उसको ख़त्म कर दिया जाए। अल्लामा इकबाल जैसा दरवेश शायर भी इस सारे वाक़े से, इस सारी करामात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। और इकबाल फरमाते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के ज़र्रों में शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब इसरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। ये वो अल्फाज थे अल्लामा इकबाल ने जो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी के लिए बोले। अब हम अगर 1857 के दौर में आए, जंग आज़ादी ख़त्म होती है, मुसलमान निशाने पर होते हैं तमाम अंग्रेज़ों के, क्योंकि उनको मुसलमानों से ही ख़तरा होता है, मुसलमानों की हुकूमत उन्होंने छीनी होती है। 3 प्रॉन्ग अटैक यानी 3 तरीक़ों से अटैक किया गया मुसलमानों के ऊपर। सबसे पहले ये मिशनरी सिस्टम बनाया गया और उस मिशनरी सिस्टम की वजह से तमाम लोगों को बहकाया जाता था इस्लाम के ख़िलाफ़ और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। दूसरा काम ये किया गया कि मुसलमानों के जो इल्मी इख्तिलाफ़ात थे उनको बड़े तरीक़े से फ़िरका वारियत में तब्दील कर दिया गया। जब उन इख्तिलाफ़ात को फ़िरक़ों में बांटा गया, उसी वक्त पता लगा कि ये मिशनरी स्कूल्स का, मिशनरी कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल मिशन के हिसाब से था। डिस्ट्रक्शन कर दी गई तमाम मदारिस के सिलेबस की, वहाँ खाक उड़ने लगी। ये वो 3 प्रॉन्ग अटैक था जो कि जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों पर लागू किया। 1875 में अकबर बादशाह का ज़माना आपके जहन में होगा कि गाय की कुर्बानी पर, गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी है। अकबर बादशाह का दौर से निकल कर 1875 में दोबारा गाय की ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। 1880 में एक शख्स लेटर लिखता है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को कि आपका इस पे क्या फ़तवा है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान जवाब देते हैं कि अगर ये हिंदुओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो यकीनन गलत है। गाय को ज़िबा करना इस्लामी शार है और हम इस पे कायम रहना चाहिए। जबकि बहुत सारे और उलमा ने इसके बिल्कुल बरक्स बात की, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा ख़ान सच पे खड़े रहे और फिर बाद में उन्हीं उलमा ने मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का साथ दिया। ये वो पहला अटैक था आफ्टर अकबर बादशाह 2 कौमी नज़रिए से 1 कौमी नज़रिए में ढालने के लिए। 1885 में इसके बाद कांग्रेस हुकूमत कायम कर दी जाती है। 1885 में जैसे ही कांग्रेस हुकूमत कायम होती है, 1892 में एक फतवा आता है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का, और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस से बचो मुसलमानों। उस फतवे का उन्वान ही ये होता है। उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि ये 2 कौमी नज़रिए पर एक अटैक होगा। 1898 में 2 कौमी नज़रिया मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ऑल सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पेश कर देते हैं और बताते हैं कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं की चालाकियों से आप बच के रहें। मुसलमानों को क्लियर कट तंबीह करते हैं। मियाँ मोहम्मद शफ़ी एक वर्कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो हुआ करते थे, नवाए वक्त में लिखते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने जिस तरह 2 कौमी नज़रिए का दिफा किया, आहिस्ता आहिस्ता उम्मत को और पाकिस्तानियों को पता लगेगा कि वो बहुत एक ऐसा तरीका था, एक ऐसा अहसन तरीका था जिसकी वजह से 2 कौमी नज़रिया 1940 तक, 1938 तक पहुँचा अल्लामा इकबाल के कानों तक। अल्लामा इकबाल ख़ुद कई जगह मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को इमाम अबू हनीफ़ा के साथ मिलाते हुए नज़र आते हैं। अब अल्लामा इकबाल की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल 1920 में 3 साल की छुट्टी लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और जाते हैं हिंदुस्तान से निकलकर इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए। जाने से पहले वो निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और वहाँ जाकर कुछ इस तरह बयान करते हैं, कुछ इस तरह दुआ करते हैं कि उनकी अल्लाह ताला मदद करे और उनको उनके मकसद में कामयाब करे। यकीनन वो मकसद 2 कौमी नज़रिए को
पूरी उम्मत तक और स्पेशली बर सग़ीर के मुसलमानों तक पहुंचाना था। क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग भी कायम हो जाती है, और मुस्लिम लीग जब कायम हो जाती है तो मुसलमानों का ये कारवान बग़ैर कायदे आज़म के चल पड़ता है। कायदे आज़म पहले कांग्रेस में होते हैं, बाद में जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को समझ जाते हैं कि ये चाल है हिंदुओं की, उसके फ़ौरन बाद वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान और अल्लामा इकबाल की उस रविश को अच्छी तरह समझकर फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बजाय दो कौमी नज़रिए पर अटल हो जाते हैं। दो कौमी नज़रिए की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात गली गली करिया करिया लाउड स्पीकर्स पर मस्जिदों में दो कौमी नज़रिए का पूरी तरह इश्तिहार करती हुई नज़र आती है। अहले सुन्नत वल जमात उन औलिया कराम की जमात है जिन्होंने सुन्नत को जगा के रखा बर सग़ीर में, न सिर्फ बर सग़ीर में बल्कि दुनिया के कोने कोने में। दो कौमी नज़रिए को उस तरह नर्चर किया गया 1938 तक कि अल्लामा इकबाल ने फिर दो कौमी नज़रिए के बारे में जिस तरह खुल के बयान किया अपने खुतबा इलाहाबाद में। 1940 में फिर करारदाद पाकिस्तान होती है, और 1946 के अंदर बनारस कॉन्फ्रेंस में तमाम औलिया कराम, उनके खलफा और उनके मुरीदीन सब यक ज़बान हो के कांग्रेसी मौलवियों और बाकी लोगों के पीछे एक ज़बरदस्त बयान छोड़ते हैं। वो कहते हैं जो कायदे आज़म को काफिर कहते हैं वो मुसलमान नहीं, और दो कौमी नज़रिए पर एक मोहर सब्त कर देते हैं। यहाँ से दो कौमी नज़रिया कन्वर्ट हो जाता है पाकिस्तान की क्रिएशन के अंदर। ये दो कौमी नज़रिए की दास्तान जो मैंने आपको सुनाई, उसका मकसद सिर्फ ये था कि आज भी हमारे इस माशरे में दो कौमी नज़रिए के अगेंस्ट बहुत सारे काम होते हैं। हमें बारहा बताया जाता है कि हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं जहाँ पे सब लोग, सब रंग नस्ल मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरफेथ हार्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन औलिया कराम का भी यही शेवा था, वो तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलते थे, लेकिन अपना तशख़्ख़ुस एज ए मुस्लिम बरकरार रखते थे। कभी किसी नाम पर, आज़ादी के बाद कभी किसी नाम पर दो कौमी नज़रिए पे अटैक होते रहे। कभी अमन की आशा, कभी एनलाइटेंड मॉडरेशन, कुछ भी नाम दीजिए आपको, लेकिन माशाअल्लाह आज तक दो कौमी नज़रिया कायम और दायम है। और जब तक दो कौमी नज़रिया कायम और दायम रहेगा, पाकिस्तान भी यूं ही सरफराज होता रहेगा। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा ख़ान।